ये रूल है, याद रखनी है बात आपने, कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में बैठी हुई फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। वो ना तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, ना ही वो लॉस में होती है। मेरा ख्याल है आसान सी बात है, याद रहेगी आपको। अगर तो जी। एक ही कंडीशन है तो डायग्राम भी फिर एक ही है। ये अब लॉन्ग रन के एम आर और ए आर है। ये अब लॉन्ग रन का एम सी है। एल एम सी से मैं कह देता हूँ लॉन्ग रन का माइनर कॉस्ट। ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ये प्राइस डिटरमिन हो गई, ये आउटपुट डिटरमिन हो गई, और ये आपका लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट है। तो कॉस्ट भी इधर, प्राइस भी इधर। ये एक ही डायग्राम बनेगी, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन बना लेंगे खुद से। जी सर। ठीक है, अब ये मैं बंद कर रहा हूँ और बुक में आपको बताता हूँ इसके साथ आपने अटैच क्या करना है। जी सर। अरसा तवील में ये जो इन्होंने डायग्राम, फर्म का तवाज़ुन, ये फर्म का तवाज़ुन उधर ही होगा जहाँ पे लॉन्ग रन का एम सी एम आर के बराबर होगा। तो कंडीशन तो वही है। बकायदा इधर इन्होंने ना अजीबोगरीब सी डायग्राम बनाई हुई है। ये कार्ड ने, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए है। आपने सिर्फ वो डायग्राम बनानी है जो अभी मैंने करवा दी आपको। समझे बात? इस डायग्राम का भी मतलब यही है। मतलब इक्विलिब्रियम इस बी पॉइंट पे होता है जहाँ पे ये एम सी ही जा रहा है आपका। ये एम सी है, ये एम आर है। तो एम सी एम आर को इंटरसेक्ट कर रहा है और इसी पॉइंट से ए सी गुजर रहा है, ये ए सी है। तो यार ये फजूल इतना घुमा के बच्चे परेशान करने वाले, इनको पता भी है कि बच्चे हमारे जो उनसे है ना इस क्लास के, वो छोटे उसके हैं दिमाग के, वो नहीं इतने बर्दाश्त कर सकते, फिर भी उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना दी। जी। अरसा गलील पे मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म का खत रसद। अब ये देख लें, फर्म का खत रसद। आपने, खत रसद बोलते हैं सप्लाई कर्व। शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसे बनती है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म बैठी हुई है उस फर्म की। तो ये एक रूल होता है, याद रखना है आपने, कि प्राइस एंड आउटपुट तो डिटरमिन हो गई जिस पॉइंट पे एम आर एम सी के इक्वल हुआ, इसी पॉइंट पे आपका एबीसी भी जा रहा है। ये तो पता चल गया कि ये प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन का पॉइंट है। और ये इक्विलिब्रियम निकल आया इवन, निकल आया। इस इक्विलिब्रियम के बाद ऊपर वाला जो पोर्शन है मार्जिनल कॉस्ट का, उसे सप्लाई कर्व कहते हैं। ये रूल याद रखना है, इक्विलिब्रियम के बाद मार्जिनल कॉस्ट का ऊपर वाला पोर्शन, वो खत्ते रसद होता है। इस सप्लाई कर्व में देखें, कीमत ये है, आउटपुट इतनी, कीमत ज्यादा हो रही है तो आउटपुट भी ज्यादा, कीमत ज्यादा तो आउटपुट भी ज्यादा। पॉजिटिव स्लोप होती है ये बात। तो अगर आप प्राइस में इजाफा करते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई भी हमें ये बताता है ना, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। आप प्राइस में इजाफा करते जाएं, आउटपुट में भी इजाफा होता जाएगा। ये सप्लाई कर्व है, लॉ ऑफ सप्लाई यही बताता है। समझ लग रही है बात? जी सर। तो यही बात इधर है। इक्विलिब्रियम के बाद ऊपर वाला एमसी का जो पोर्शन होता है, ये होता है फर्म का खते रसद, सप्लाई कर्व इसे कहते हैं। तो ये आपने डायग्राम बना देनी है। उसके बाद अगर वो पूछे सनत का बनाए, ये नीचे ये देखें, सनत का खते रसद बनाए। सनत किसे बोलते हैं? ये पूरी इंडस्ट्री सनत होती है जिसमें बहुत ज्यादा फर्म्स हों। आपने फर्ज कर लेना है दो फर्म्स हैं टोटल एक इंडस्ट्री में, तो उन दोनों के रसद को आपने जब ऐड करना है तो वो इंडस्ट्री का बन जाना। मसलन ये सप्लाई कर्व फर्म ए की है, ये सप्लाई कर्व फर्म बी की है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कर्व थोड़ी सी फ्लैटर हो जाएगी। ये पूरी इंडस्ट्री की है समेशन एमसी। ये एमसी फर्म वन का है, ये एमसी फर्म टू का है, ये समेशन एमसी है एमसी वन प्लस टू करके। तो यहाँ पे आप समझ लें कि इसका अगर 50 था और इसका भी 50 था, तो इसका इक्विलिब्रियम 100 पे है। दोनों को ऐड जो किया है। समझ लग रही है बात? तो आज आपने ये दो चीजें, दो डायग्राम्स साथ ऐड करके आनी है। इसके बाद आगे ये वाला भी एक टॉपिक है, अरसत व्हील के तहत सप्लाई कर्व कैसे निकलती है, वो फिर मैं आपको कल करवाऊंगा। आज अरसा कलील के तहत सिर्फ देख के हैं, जो कि बहुत ही आसान है।
कांस्टेंट कॉस्ट को उर्दू में कहते हैं यकसा मुसारफ, यकसानी मुसारफ। यकसानी मुसारफ के तहत फर्म का तवाज़ुन और सनत का खत रसद अखज़ करना। मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम पे लेके जाता हूँ, अगर ये हेडिंग दे दिया तो मुझे बता दें। डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व्स इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अगर आपने सप्लाई कर्व को ड्राइव करना है तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं, देर आर। तो ये तीन कंडीशन है, अभी हम फिलहाल कांस्टेंट कॉस्ट वाली वो डिस्कस करने लगे। समझे बात? जी सर। हर केस की ये दो दो पैनल की डायग्राम है, तो बड़ा आसान करके समझाऊंगा आपको, इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा। तो ये पहले आप वो दो पैनल बना लें। पैनल वन में आपने प्राइस एंड आउटपुट ये डिटरमिन करनी है, और इस पैनल में आपने मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और इस तरफ आउटपुट ये डिटरमिन करनी है। यहाँ तक बना के मुझे बताएं। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, प्राइस एंड आउटपुट वाले पैनल में डिमांड एंड सप्लाई बनानी है हमने, और सप्लाई उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, डिमांड इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। ये बात तो पता ही होगी आपको। और जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल इक्वल हो जाए वहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस ये डिटरमिन हो जाती है। बेशुमार आप न्यूमेरिकल भी करके आए हैं, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिटरमिन हो जाती है, ये भी हमें पता है, इसे Q1 कहते हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। यही आप अगर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इक्विलिब्रियम आपका इस तरह से कोई आएगा, और यहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, MC1 कह दें। ये बेसिकली लॉन्ग रन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट है, और इसी पॉइंट पे लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट है। और ये पॉइंट यहाँ से आउटपुट डिटरमिन हो। दोनों तरह से हमें बनाना आता है। ये प्राइस निकला है, ये आउटपुट निकला है। मार्जिनल के कॉन्सेप्ट से प्राइस एंड आउटपुट इस तरह डिटरमिन होती है, और डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस एंड आउटपुट इस तरह डिटरमिन होती है। अब आगे जरा ध्यान से सुन लें। ड्यू टू एनी रीजन डिमांड में इजाफा हो जाए, ड्यू टू एनी रीजन डिमांड में क्या हो जाए? इजाफा। तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो हम उस रीजन पे नहीं जाते, बेशुमार रीजन हो सकती हैं, तो कोई भी रीजन है जिसकी वजह से डिमांड में इजाफा हो गया, तो ये डिमांड कर्व वो चली गई D1 से D2 पे, और ये होगी पैरेलल। ये नहीं कि एक डिमांड कर्व आपकी उस तरफ जा रही है, दूसरा डिमांड में आप इजाफा कर दें, इस तरह बना दें। दोनों पैरेलल लाइनें रखनी है आपने। समझे बात? यहां से लेके यहां तक ये इजाफा डिमांड का है। अब जितनी स्पीड से डिमांड में इजाफा हुआ है, अगर तो सेम उतनी ही स्पीड से सप्लाई में भी इजाफा हो जाए, मतलब 100 यूनिट की डिमांड में इजाफा हुआ, उधर से सप्लायर्स वो 100 यूनिट की सप्लाई में भी इजाफा कर दें, तो इससे आउटपुट में तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन कीमतें अपनी जगह पे रहेंगी। तो सप्लाई में इजाफा होगा तो ये सप्लाई कर्व ये राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो एक तरफ जितनी स्पीड में डिमांड में इजाफा हुआ, सप्लायर ने भी सेम इसको उतनी स्पीड से सप्लाई में इजाफा कर दिया, तो इक्विलिब्रियम इस ए से बी पे चला गया, और प्राइसेस वो तो उतनी रही, लेकिन आउटपुट ज्यादा हो गई। आउटपुट तो डेफिनेटली ज्यादा होगी क्योंकि डिमांड भी ज्यादा हो गई है। अब चीजें मुल्क में डिमांड भी ज्यादा की जा रही है और सप्लाई भी ज्यादा हो रही है, तो आउटपुट तो बढ़ गई, लेकिन प्राइस लेवल अपनी जगह पे रहा। ये बात समझ लगी? जी। अब इसको अगर दूसरे मार्जिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, अगर तो सप्लाई में इजाफा हो गया और डिमांड में इजाफा हो गया, तो इसका मतलब कि नया इक्विलिब्रियम वो आगे को शिफ्ट हो जाएगा। अब मार्जिनल कॉस्ट ये आगे को शिफ्ट होगा, रहेगी ये पिछले मार्जिनल कॉस्ट के पैरेलल, LMC2 कहते हैं इसे। तो एवरेज कॉस्ट ये भी आगे को शिफ्ट हो जाएगी, LAC2। इक्विलिब्रियम आपका ये आ गया
Q1 से Q2 पे। देखने में आपको सेम लगना चाहिए। तो ये मैंने MC को ज्यादा शिफ्ट कर दिया है क्योंकि आप कह रहे होंगे कि ये देखें इधर इतना सा इजाफा, इधर बहुत ज्यादा। तो आप इनको सेम रखें या इनमें इजाफा डिफरेंट हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉन्सेप्ट दे दिया, बेसिकली प्राइसेस हमारी एक जगह पे कांस्टेंट है। तो अगर आप ये Q1 Q2 का गैप भी सेम रखना चाहते हैं तो LMC ये जरा पीछे करके शिफ्ट कर दें, ऐसे हो जाएगा LMC2। और ये एवरेज कॉस्ट इधर आ जाएगा LAC2। आउटपुट इधर आ जाएगी, ये ले हो गया सेम। समझे बात? तो ये है कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रही। कॉस्ट उसी पॉइंट पे आती है ना जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इंटरसेक्ट करती है। तो एवरेज कॉस्ट आपकी उसी जगह पे रही जहाँ पे पहले थी, इसीलिए इसको फिर कांस्टेंट कॉस्ट का नाम दिया जाता है। या बल्कि ये आ गया अरसत व्हील में मुकम्मल मुकाबला के तहत कौम और सनत का फतेह रसद अखज करना, ये पहली कंडीशन मैंने बना दी आपको। ये देखें, अगली दो कंडीशन हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट में मैं आइडिया दे देता हूँ, ट्राई कीजिएगा। जिसने बना ली डायग्राम उसको कल क्लास में क्लैपिंग करवाएंगे हम, नहीं तो मैं कल इधर बनवा दूंगा। इंक्रीजिंग कॉस्ट में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और डिक्रीजिंग कॉस्ट में प्राइसेस नीचे आ रही हैं। हमने भी कांस्टेंट का केस किया जिसमें प्राइसेस सेम रही थी। समझे बात? केस 2 देखते हैं जी, इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट का अभी हम केस देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग कॉस्ट में ये तो नाम से पता चल रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज होगी। कॉस्ट इंक्रीज का मतलब प्राइसेस इंक्रीज होंगी। प्राइसेस इंक्रीज का मतलब नया इक्विलिब्रियम ऊपर जाएगा पहले की निस्बत। कल तो उधर ही रहा था। जी अब दो पैनल बना लें जल्दी से और ये देखें कि क्या माजरा होने लगा है। पैनल 1 में डिमांड और सप्लाई का चक्कर होता है और पैनल 2 में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू का चक्कर होता है। ये बात तो पता ही होगी सभी को। प्राइस और आउटपुट इधर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू एंड आउटपुट इधर लेते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई, चलो पहले डिमांड एंड सप्लाई बनाते हैं हम। ये आ गई जी डिमांड एंड सप्लाई, और ये डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे बराबर हो उस पॉइंट पे क्या होता है? है सप्लाई। वेरी गुड। ये S1, ये D1, और इस तरफ आपकी प्राइस निकल है। इसी को अगर हम मार्जिनल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके सामने प्राइस के बिल्कुल सामने इधर प्राइस होगी। ये P1 है तो उसके सामने इधर P1। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस डिटरमिन हुई है वो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हुई है। अब ये डायग्राम अगर आप बना के मुझे चेक करवाएंगे तो मुझे पता चलेगा इसकी डायग्राम ठीक है, इसकी ठीक नहीं है, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इंक्रीजिंग कॉस्ट में एक रूल सिर्फ आपने याद रखना है, नोट बना के साइड पे लिख लें। इंक्रीजिंग कॉस्ट को उर्दू में कहते हैं तकसीर मुसारफ। तो इसमें आपने ये लिखना है कि डिमांड में इजाफा ज्यादा होगा, सप्लाई में इजाफा कम होगा। ये सिर्फ इतनी सी एक लाइन लिख लें। हमेशा इस केस में डिमांड में इजाफा ज्यादा है, सप्लाई में इजाफा उसके मुकाबले में कम है, जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर देती है और इस वजह से मजबूरन प्राइसेस भी इंक्रीज करना पड़ती है। तो यही काम मैं इधर करने लगा हूँ। डिमांड में हो गया इजाफा जिसकी वजह से डिमांड कर्व ये चली गई आगे D1 से D2 में। ये तो समझ आ गई बात। जी सर। लेकिन सप्लाई में कम इजाफा हुआ है, इस वजह से ये सप्लाई में इजाफा मामूली सा है। तो S1 से ये कर्व चली गई S2 पे और इक्विलिब्रियम E1 से शिफ्ट होके E2 पे चला गया। और इस E2 में देखें कि प्राइस लेवल तो इंक्रीज हो गया क्योंकि अब नया इक्विलिब्रियम वो इस प्राइस पे आ रहा है। इसे P2 कह दें। जी सर। तो जब नया इक्विलिब्रियम ऊंचा हो गया, प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं, तो इसको अगर आप राइट पैनल पे दिखाना चाहें तो इस P2 के सामने एक आपने लाइन लगानी है इस तरह से। ये तो आपका इधर था ना MR1 AR1, तो ये अब आपका MR2
AR2 हो गया। इक्विलिब्रियम जो आपको पहले इस ई पॉइंट पे नजर आ रहा था, E1 कह दें, वो अब चला जाएगा कहाँ पे बता, MC2 ये, AC2 ये। तो नया इक्विलिब्रियम आ गया इस पॉइंट पे, E2 पे, Q2। यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट में इजाफा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस में इजाफा हुआ। इधर भी अगर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट में इजाफा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस में इजाफा हुआ। जल्दी से बनाएं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था भला, डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आपने ड्राइव करना है। तो एंड पे ये सारा काम करने के बाद लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव होगा, याद रखनी है बात आपने। ये E1 और E2 के जो नए इक्विलिब्रियम बने ना, नया और पुराना इक्विलिब्रियम, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये आपकी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनेगी। E1 और E2 को ये मैंने मिला दिया, तो ये आपकी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है। ये लाजमी बनाना है, इसके बगैर अगर आप डायग्राम कराएंगे तो वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। सारा काम किया आपने तो आगे सप्लाई कर्व भी नहीं बनाई जो पूछा गया था, तो फिर फायदा कोई नहीं डायग्राम का। समझ लगी बात। अब जो कल वाली डायग्राम बनवाई थी मैंने, उसमें एंड पे भी आपने लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कर लेनी है, क्योंकि वो कांस्टेंट कॉस्ट थी, इसलिए उसकी जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनेगी कल वाली की, वो स्ट्रेट लाइन होगी। वैसे तो जो इधर आपकी ये E1 E2 को ज्वाइन करके बनी है सप्लाई कर्व, इधर भी वही बनेगी। आप E2 और E1 इनको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये सप्लाई कर, लेकिन इन दोनों का पैटर्न हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखें क्यू में इजाफा हो सकता है आपका कम हो, यहाँ पे ज्यादा हो। इस वजह से एक जरा स्टीपर बनेगी, दूसरी जरा फ्लैटर बनेगी। तो वो दोनों सप्लाई जी कर्व टेक्निकली सेम होनी चाहिए, तो इतनी सेम परफेक्शन के साथ आप लोगों से बनेगी नहीं। इस वजह से आप सिर्फ एक ही सप्लाई कर्व बना दें। अब आगे हेडिंग दें, डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब ये आपकी डिमांड है, ये सप्लाई है, और बेसिक इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी सप्लाई 1, डिमांड 1, ये डिमांड 1, E1, P1, यहाँ पे प्राइस होती है, यहाँ पे आउटपुट होती है, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। और इसी पी के सामने यहाँ पे भी आपने सीधी लाइन लगा देनी है और यहाँ से गुजार देना है MC1, और इसी E1 से गुजरेगा AC1। सिर्फ AC1 इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा, इतनी ज्यादा लाइन को टच नहीं कराना आपने। यहाँ पे आ गई क्वांटिटी इसकी, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी Q1, ये ओ ओरिजिन Q1। यहाँ तक बनाए जल्दी से फिर बताएं मुझे। अब यहाँ पे आप नोट बना के लिखें, इसमें डिमांड में कम इजाफा होगा, सप्लाई में ज्यादा इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये डिमांड कर्व ये मामूली सी आगे जाएगी D1 से D2 पे, और सप्लाई कर्व ये ज्यादा आगे जाएगी S1 से S2 पे। और नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना भला, यहाँ पे E2 पे। और प्राइसेस देखा आपने के फॉल कर गई, P1 से P0 पे आ गई नीचे, और क्वांटिटी Q1 से Q2 पे चली गई आगे। इसी P0 वाली लाइन को खींच के आप आगे ले जाएं, इसके सामने ये प्राइस की लाइन आ जाएगी, और ये आपका MR1 इक्वल AR1, MR0 इक्वल AR0। यहाँ पे MC, ये E2,
और इसी पॉइंट से AC2, ये आपका Q2 आ गया। ये आउटपुट में इजाफा, ये प्राइस में कमी। यहां तक बना के जल्दी से बताएंगे। सेविंग में इतना इजाफा हुआ, डिमांड में इतना सा इजाफा हुआ, एरो भी लगा दिया करें। केस में सप्लाई कर्व नेगेटिव हो गई है, क्योंकि अब ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आ रही है हमारे। नोट किया हमने? लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। पहले केस में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरे केस में अपवर्ड और तीसरे केस में डाउनवर्ड होता है। समझे बात?